हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विन एकेडमी भदोही। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम देखेंगे शुंग वंश। तो हम पिछली वीडियो में मौर्य वंश के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिए थे, तो कुछ चीज़ें मौर्य वंश के बारे में छूट गई। तो चलिए पहले उसी को देख लेते हैं, फिर हम शुंग वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें छूटी थी, जैसे मौर्य वंश के पतन का कारण क्या था, मौर्य वंश कैसे खत्म हुआ, तो हमें नहीं जानते थे। तो देखिए, मौर्य वंश के पतन का कारण क्या था, उसके उत्तराधिकारियों का अयोग्य होना। यानी कि जैसे जैसे मौर्य वंश अपने आगे बढ़ रहा था, सबसे पहले मौर्य वंश पर चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया। उसके बाद उसका पुत्र आता है बिंदुसार। तो बिंदुसार के दो बेटे होते हैं, एक पहला होता है सुसीम, दूसरा होता है अशोक। तो सुसीम भी ज़्यादा योग्य नहीं था, लेकिन जो अशोक है वो बहुत ही योग्य था। तो अशोक का जो बेटा होता है वो होता है कुणाल। तो जब कुणाल गद्दी पे बैठता है तो ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाता है। फिर उसका बेटा एक बैठता है बृहदत्त, किसका, कुणाल का, और वो मौर्य वंश का अंतिम शासक होता है। उसी की हत्या करके, कौन था, जो पुष्यमित्र शुंग था, उसी की हत्या करके बृहदत्त की ही वो शुंग वंश की स्थापना किया। तो पिछली वीडियो में हम बताए भी थे कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक कौन है, तो वो बृहदत्त ही है। तो देखिए आगे क्या है, अशोक का युद्ध नीति त्याग देना, ये भी उसके मौर्य वंश के पतन का कारण है, क्योंकि जो सम्राट होते हैं उन्हें कभी भी युद्ध से दूर नहीं रहना चाहिए। और जो बौद्ध धर्म के प्रति व्यक्तिगत इनका झुकाव था, ये भी मौर्य वंश के पतन का कारण था। आगे देखते हैं, अशोक ने एमपी में सांची का जो स्तूप बनवाया था, किसका स्तूप, सांची का स्तूप बनवाया, एमपी में जो सबसे बड़ा है। डायरेक्टली पूछता है सांची का स्तूप कहाँ पे है, तो एमपी में है। अशोक ने यूपी के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया। देखिए, जो अशोक स्तंभ नहीं है, हमारे सभी जगह राज की जो चिन्ह उन्ह होते हैं वहाँ पर रहता है, तो किसने बनवाया था, अशोक ने ही बनवाया था। कहाँ पर बना है, यूपी के सारनाथ यानी बनारस में। ये किसका है, अहिंसा का सूचक, इसमें 4 मुख थे सिंह के। यह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है, कौन, अशोक स्तंभ। तो अब चलिए हम देखते हैं शुंग वंश के बारे में। तो चलिए अब हम शुंग वंश के बारे में देखते हैं। तो यह वंश लगभग 112 वर्ष तक शासन किया था, कहाँ पर, मगध पर। इस वंश के जो संस्थापक थे वो पुष्यमित्र शुंग थे। यह मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षेत्रीय वंश था। यानी कि जो ये वंश था शुंग वंश, ये कहाँ का था, एमपी का था, इसीलिए इसे गैर क्षेत्रीय वंश कहते हैं। और पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन। डायरेक्टली पूछता है कि पतंजलि किसके समकालीन थे, तो पुष्यमित्र शुंग के थे। इसकी पहली राजधानी जो थी शुंग वंश की, वो कहाँ थी, पाटलिपुत्रा में। और सेकंड राजधानी जो थी वो विदिशा में, यानी कि एमपी में, विदिशा पड़ता है। यह कट्टर ब्राह्मण था, जो पुष्यमित्र शुंग था वह कट्टर ब्राह्मण था। भारत में पुनः वैदिक धर्म की स्थापना का श्रेय इसी को जाता है। अब देखते हैं, पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी शासक भी माना जाता है। ऐसे डायरेक्टली पूछता है कि किस शासक को बौद्ध धर्म का विरोधी माना जाता है, तो पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है। अब इसके समय देखिए क्या हुआ था, इसके समय 2 विदेशी यमन आक्रमण हुए थे। यमन आक्रमण पहला हुआ था डेमेट्रियस के नेतृत्व में, और दूसरा हुआ था मिनांडर के नेतृत्व में। इन दोनों जो यमन आक्रमणकारी थे, इन दोनों को इसका जो पुष्यमित्र शुंग था, इसका बेटा था अग्निमित्र, जो कि दोनों को मार के विफल कर दिया। यानी कि इस मतलब अच्छे से जीत नहीं पाए थे विदेशी आक्रमणकारी। उसका जो बेटा था, किसका, पुष्यमित्र शुंग का, उसका नाम था अग्निमित्र, पूछा एग्जाम में, अग्निमित्र, जो कि दोनों को विफल कर दिया था, दोनों के जो प्रयास था आक्रमण करने का। अब आगे देखते हैं इसी में और क्या है। तो इसी के टाइम 2 अश्वघोष अश्वमेघ यज्ञ हुआ था। अश्वमेघ यज्ञ यानी कि जो यज्ञ करने के बाद घोड़े को छोड़ देते हैं और जो घोड़ा पकड़ता है फिर उससे उन्हें युद्ध करना पड़ता है। तो इसके टाइम 2 अश्वमेघ यज्ञ हुआ था। पुष्यमित्र शुंग के टाइम लिखी गई किताब कौन सी थी, अष्टाध्यायी थी, मनुस्मृति थी और जातक ग्रंथ था। लेकिन यह सांची का स्तूप एवं भरयुत स्तूप इन्हीं 2 बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया था। लेकिन जो पुष्यमित्र शुंग था वो सांची का स्तूप और भरहुत का स्तूप दोनों कहाँ पर है, एमपी में है। तो इन्हीं 2 स्तूपों का पुनः निर्माण कराया था। उसके बाद देखिए और क्या है, मालविकाग्निमित्र, यह कालिदास द्वारा लिखी गई एक संस्कृत नाटक है, जिसमें विदिशा के सम्राट अग्निमित्र की प्रेम कहानी है। तो डायरेक्टली पूछेगा मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है, तो सभी जानते हैं कालिदास की रचना है। और किस भाषा में है, संस्कृत का है, और नाटक है, संस्कृत भाषा में एक नाटक है। इसमें किसकी चर्चा है, तो विदिशा के जो सम्राट थे अग्निमित्र की प्रेम कहानी है। अभी हम पढ़े हैं कि अग्निमित्र कौन था, तो अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का बेटा है, जो कि यमन आक्रमणकारी दोनों को, डेमेट्रियस और मिनांडर को रोका था। यमन के द्वारा, यमन के जो शासक थे उसको रोका था, किसने, अग्निमित्र ने। पूछा है तभी बार बार बता रहे हैं। तो जो पीछे हम देखे हैं किसको, शुंग वंश के बारे में, तो शुंग वंश से ज़्यादा नहीं था। और शुंग वंश के बाद मगध पर कर्ण वंश ने शासन किया था। वो 73 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक किया था। कर्ण वंश के संस्थापक जो कौन थे, तो वासुदेव थे। कर्ण वंश की राजधानी कहाँ थी, विदिशा थी। यह छोटा शासन था, इसका मात्र 43 साल शासन था। इस वंश में 4 शासक हुए, जो कि इंपॉर्टेंट है, वासुदेव,
भूमिमित्र, तरायण और सुशर्मा। इसी की हत्या शिमुक ने करके सतवाहन वंश की स्थापना कर दी। यानी कि जो कण्व वंश का जो शासक था सुशर्मा, इसकी हत्या करके कौन किया था? शिमुक ने इसकी हत्या किया और कण्व वंश की जगह पर सतवाहन वंश की स्थापना कर दिया। तो चलिए आगे हम सतवाहन वंश इसी वीडियो में देख लेते हैं, क्योंकि ये छोटा छोटा वंश है, एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। तो देखिए सतवाहन वंश कब चला? 30 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईस्वी तक चला। एडी मतलब ईस्वी तक, और ये बीसी मतलब ईसा पूर्व। जो देखिए सतवाहन वंश का जो इम्पोर्टेंट शासक है कौन कौन है, इसको हम एक ही जगह पर देखते हैं। पहले शिमुक था इसका संस्थापक। उसके बाद नेक्स्ट शासक आता है हाल, सबसे योग्य शासक था सतवाहन वंश का। उसके बाद आता है गौतमीपुत्र सतकर्णी, जिसे जीपीएस भी कहते हैं, गौतमीपुत्र सतकर्णी। यह सबसे प्रतापी शासक था। पूछता है डायरेक्टली कि सतवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी है। पूछता है सबसे योग्य शासक कौन था, तो हाल था। उसके बाद एक और शासक आता है वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। उसके बाद नेक्स्ट शासक आता है यज्ञश्री सतकर्णी। इस वंश का सबसे लास्ट शासक कौन सा था, तो यज्ञश्री सतकर्णी। किस वंश का? सातवाहन वंश का। अब देखिए सातवाहन वंश की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे जो सातवाहन वंश था वो मात्र सत्तात्मक था। यहाँ पर शीशा का सिक्का शुरू हुआ था। शीशे का सिक्का किस वंश में शुरू हुआ था, तो सातवाहन वंश में। बहुत बार पूछा है वाला। और उसके बाद मगध पर अंतिम एवं सबसे ज़्यादा टाइम तक शासन करने वाला कौन सा वंश था, तो यही सातवाहन वंश था। उसके बाद देखते हैं नीचे कुछ और चीज़ें हैं। जैसे भूदान देना स्टार्ट किसने किया था, तो सातवाहन वंश ने किया था। भूदान यानी कि ब्राह्मणों को जो भूदान देना स्टार्ट किया ब्राह्मणों को सातवाहन वंश में। इस टाइम भूमि सर्वाधिक उपजाऊ होती थी। किसके टाइम पे? सातवाहन वंश के टाइम पे। सामंत व्यवस्था थी। यानी कि सामंत व्यवस्था मतलब होता है कि पहले जो भी काम करता था तो उसको वेतन न देके वेतन के बदले भूमि दिया जाता था। उसके बाद यह वंश उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच सेतु का कार्य करता है। कौन वंश? सातवाहन वंश। कुछ उसके बाद कुछ और चीज़ें, जैसे देखिए यहाँ पे है जो सिक्का है वहाँ पे सिक्का तो आप जानते हैं कि जिसका क्या था, शीशे का सिक्का सातवाहन वंश में स्टार्ट हुआ। लेकिन कुछ और सिक्के थे, जैसे यहाँ पर सिक्का जो चांदी का था उस सिक्का सर्पण करते थे, और सोने के सिक्के को स्वर्ण करते थे। लेकिन जो सबसे प्रमुख सिक्का था वो शीशे का सिक्का ही था। अब देखिए 2 अश्वमेध यज्ञ कराने वाला कौन सा वंश है, तो सातवाहन वंश का। कौन सा शासक? सतकर्णी। तो यहीं पे हमारा जो कौन सा वंश था, मौर्य वंश। यहीं पर हमारा मौर्य वंश खत्म होता है। मौर्य वंश के बाद हमने देखा कण्व वंश खत्म हुआ, और कण्व वंश के बाद हमारा सातवाहन वंश भी खत्म हो गया। अब जो मगध पर शासन करने वाले जितने भी वंश थे, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद हम देखें कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के बाद ये जो हमारा मगध पर जितने भी साम्राज्य थे लगभग सभी खत्म हो गए। अब हम कल की वीडियो में देखेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में। मौर्योत्तर काल के बारे में यानी कि मौर्य वंश के बाद का जो काल होता है उसे हम मौर्योत्तर काल कहते हैं। तो उसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए वीडियो को एंड करते हैं।